हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JSN एजुकेशन। माई सेल्फ पवन पारेख। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 साइंस चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले तो लाइफ प्रोसेसेस होते क्या है? ऐसे प्रोसेसेस जिससे लाइफ चलती है, वो अगर नहीं हो तो लाइफ रुक जाती है। ऐसे प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। तो उसके 4 प्रोसेसेस हैं: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। हम चारों के बारे में हर एक वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। तो पहले तो न्यूट्रिशन होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म obtain its nutrients and utilize them for various activities. It is the process by which an organism obtain its nutrients and utilize them for various activities. यानी कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म उसके न्यूट्रिएंट्स ऑब्जॉर्व करता है और उसको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करता है। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स, पहला तो ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक के भी 3 डिवीजन है: सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक और पैरासिटिक। सबके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला तो ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स लेके अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं, हाँ, इंडिपेंडेंट होते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। तो उसके लिए बेस्ट एग्जांपल है प्लांट्स। वो लोग फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। तो हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे पहले तो, और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्लांट्स का न्यूट्रिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जिसमें 3 पॉइंट्स होते हैं, यानी कि 3 स्टेप्स होते हैं। पहला तो ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एंड एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि सनलाइट और एनर्जी को क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व करता है, जो आपको पहले से पता है। फिर कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, यानी कि सनलाइट जो ऑब्जर्व की है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और रूट्स जो पानी लेके आते हैं उस वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में अलग करना है, ठीक है। और थर्ड स्टेप, यानी कि लास्ट स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो लोग इनहेल करते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये 3 स्टेप्स बेसिकली है और आपको ये याद रखना है। और हाँ, उसके लिए प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस के लिए ये केमिकल इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है: 6CO2 + 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये लिखना मत भूलना, सनलाइट और क्लोरोफिल गिव C6H12O6, जो कि है ग्लूकोज + 6O2 + 6H2O। ये रिएक्शन आप अच्छे से याद कर लेना और 3 पॉइंट्स याद कर लेना। आप स्क्रीन पे एक लीफ का डायग्राम देख रहे हो, जो आप प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में ये पूछ सकते हैं। ये IMP है, इसलिए ये डायग्राम और ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। तो अब हम पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो पहले तो वो होता क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं लेकिन दूसरों से खाना लेते हैं, यानी कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोला था उसके 3 टाइप होते हैं: सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। तो सेप्रोफाइटिक, दे फीड ऑन डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि जो मरे हुए एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर ये लोग उससे वो लोग खाना लेते हैं। लेकिन हाँ, ये लोग फूड का डाइजेशन अपने बॉडी के अंदर नहीं करते, लेकिन वो लोग अपने मुंह से एक केमिकल निकालते हैं और वो प्लांट या एनिमल पे डालते हैं, जिससे कि वो डाइजेस्ट बाहर ही हो जाता है और वो डाइजेस्टेड फूड वो लोग अंदर लेते हैं। वापस वो लोग फूड अंदर लेने के बाद डाइजेशन नहीं करते जैसे कि हम करते हैं, बल्कि वो लोग जो डाइजेशन के लिए जो भी केमिकल चाहिए वो लोग बॉडी पे डालते हैं और बाहर ही फूड डाइजेस्ट हो जाता है और वो डाइजेस्टेड फूड अंदर लेते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। फिर पैरासिटिक, ऑब्टेन फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि दूसरों
दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में से लेते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ, ये लोग भी एनिमल्स में से लेते हैं, ये लोग भी एनिमल्स में से लेते हैं, लेकिन सेप्रोफाइटिक डेड प्लांट्स और एनिमल्स में लेते हैं और ये लिविंग प्लांट्स या फिर लिविंग एनिमल्स में से न्यूट्रिशन लेते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एंडोपैरासिटिक और एक्सोपैरासिटिक। एंडोपैरासिटिक यानी कि वो जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर जाके न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, जैसे कि राउंड वॉर्म, ठीक है। और एक्सोपैरासिटिक यानी कि वो जो ऑर्गेनिजम्स के बाहर से ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के बाहर से ही न्यूट्रिशन ले लेते हैं, जैसे कि लाइस और लीच। जैसे कि बाल में जुई होते हैं ना, वो पैरासिटिक में आते हैं। होलोजोइक, डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, इसका बेस्ट एग्जांपल है हम ह्यूमन। वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि डाइजेशन इनसाइड द बॉडी, हमारे पेट के अंदर ही डाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है। आप फटाफट इसे नोट कर लीजिए और इसके दो टाइप को भी नोट कर लीजिए और एग्जांपल्स भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ वो आपको टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं मिलेगा। मैंने 2-3 डाइजेस्ट और वेबसाइट से ढूंढ के बहुत मुश्किल से निकाला है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो अब हम होलोजोइक में भी 2 टाइप करेंगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में सारा जो होता है वो सब डिफरेंट होता है, क्योंकि एक ही सेल सारे काम करता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए में हर काम के लिए अलग अलग सेल्स और टिश्यू बने होते हैं। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में ये कोड अपलोड होता है, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इसका एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं अमीबा, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा न्यूट्रिशन इन अमीबा एक्सप्लेन करो, तो आप डायग्राम तो आराम से बना ही लोगे और आप ये 5 पॉइंट को लिख लेना और इसके बारे में लिख लेना, तो आपको अच्छे से 2 या 3 मार्क का होगा तो आपको मिल जाएंगे। तो इंजेशन क्या होता है, इंजेशन यानी कि फूड को अंदर लेना। वो तो आपको पता है कि अमीबा अपने हाथों यानी कि सूडोपोडिया से फूड को अंदर लेता है, वो है इंजेशन। फिर डाइजेशन यानी कि वो उस फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट करता है। फिर अब्जॉर्प्शन, डाइजेस्ट करने के बाद जो भी काम की चीज़ होती है न्यूट्रिएंट्स, उसको वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर एसिमिलेशन यानी कि वो जो अब्जॉर्ब किया हुआ जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो वेरियस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। इजेशन, अब्जॉर्ब करने के बाद जो भी बचता है वेस्ट मटेरियल उसको वो जाने देता है। इन सब के बारे में आप डिटेल में लिख लेना, तो 2-3 मार्क का अगर क्वेश्चन होगा न्यूट्रिशन इन अमीबा तो आपको आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। और हाँ, ये सारे पॉइंट्स भी टेक्स्ट बुक में नहीं लिखे, इसलिए आप नोट कर लीजिए। तो प्लांट्स और अमीबा के बारे में पढ़ने के बाद हम सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है हम ह्यूमन। तो हम पढ़ेंगे अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो हम सारे पार्ट्स के बारे में पहले डिटेल में पढ़ेंगे, फिर पूरा प्रोसेस एक साथ देखेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट है सलिवरी ग्लैंड्स। ये ग्लैंड्स हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं जो सलेवा प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे लिखा ही है 3 pairs ऑफ सलिवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा, इट कंटेन एंजाइम नेम्ड सलिवरी एमाइलेस, ठीक है। सलिवरी अमाइलेस एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट होता है। वो करता क्या है, सलिवरी एमाइलेस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और शुगर एक सिंपल सब्सटेंस है, यानी कि सलिवरी एमाइलेस स्टार्च जैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को शुगर जैसे सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेता है। फिर आता है स्टमक, यानी कि हमारा पेट, कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल्स में जो होते हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उस जूस में क्या क्या आता है, 3 चीज़ें आती है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर म्यूकस और फिर पेप्सिन, ठीक है। तो पहले तो HCl किल्स बैक्टीरिया, यानी कि खाने में जो भी बैक्टीरिया उसको वो मार देता है, और मेक द मीडियम एसिडिक, यानी कि वो पेट में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। अब आप सोचोगे कि HCl प्रोड्यूस हुआ तो उससे स्टमक की वॉल को कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं, क्योंकि म्यूकस जो है प्रोटेक्ट्स वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम HCl, यानी कि म्यूकस एक लेयर बन जाता है जो HCl और स्टमक के बीच में लेयर बन जाता है जो HCl को
स्टमक के वॉल तक पहुंचने नहीं देता, इसलिए हमारा पेट सही सलामत रहता है। फिर पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम। ये ऐसी प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही काम करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने पहले से ही एसिडिक मीडियम बना दिया है, तो ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर लेती है। ये सब जो मैंने लिखा है वो सब आप नोट कर लेना, क्योंकि ये सब टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैं 2-3 डाइजेस्ट और इंटरनेट से ढूंढ के खुद बनाया है, इसलिए आप ये लिख लेना, ठीक है। वो प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करती है। फिर आता है फाइलोइड स्पिंचर। टेक्स्ट बुक में इसका नाम दिया गया है स्पिंचर मसल। अलाउज ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू पास फ्रॉम स्टमक टू ड्यूडेनम, यानी कि ये पेट में से थोड़ा थोड़ा करके ही खाने को ड्यूडेनम में जाने देता है। अब ड्यूडेनम क्या है वो अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ड्यूडेनम, ये नाम आपने पहली बार ही सुना होगा, किसी ने सुना होगा। इट रिसीव्स द सीक्रेशन ऑफ लीवर एंड पेंक्रियाज। हमने ये तो पढ़ा था जब 9th या 8th क्लास में हमने ये तो पढ़ा था कि डाइजेशन में पेंक्रियाज और लीवर में से भी जूसेस आते हैं, लेकिन वो आके कहाँ मिलते हैं वो हमें नहीं पता। वो लोग पेंक्रियाज और लीवर में से जो भी जूस आता है वो पहले ड्यूडेनम में मिलता है, फिर वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। लीवर इट सिक्रीट्स बाइल जूस, यानी कि वो बाइल जूस रिलीज़ करता है। बाइल जूस क्या करता है? मेक द फूड मीडियम अल्कलाइन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने फूड का मीडियम एसिडिक बना दिया था, बाइल जूस उसी को अल्कलाइन मीडियम बना देता है, यानी कि बेस फॉर्म, ठीक है। और दूसरा काम उसका है इमल्सिफाइड फैट, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो अब हम नीचे जाएंगे। तो अब हमारा टॉपिक है पेंक्रियास, ठीक है। पेंक्रियास कंटेन पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है। अब पेंक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। पहला तो ट्रिप्सिन भी एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन ट्रिप्सिन अल्कलाइन मीडियम में काम करता है, और पेप्सिन जो था वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर लिया था, और ये ट्रिप्सिन पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेता है। ये सब नाम आपको थोड़ा अजीब और हार्ड लगेगा, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा। वो पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। फिर आता है लाइपेज। वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसमें ये वॉल्स आएगा। वॉल्स कंटेन ग्लैंड्स विच सिक्रीट्स इंटेस्टाइनल जूस। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो ग्लैंड कंटेन करती है जो इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करती है। अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या आता है? इंटेस्टाइनल जूस क्या क्या करता है? वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लेता है, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेता है, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन का पढ़ना, क्योंकि प्रोटीन पहले पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता है, फिर पेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, और फिर फाइनली अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस क्या करती है? इंटेस्टाइनल जूस कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में, और पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में, और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। फिर आता है विली, ठीक है। तो विली क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीजेज द एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है, अंदर की साइड की दीवार, उसमें प्रेजेंट होता है। वो फिंगर जैसी दिखती है, और वो क्या करती है? हमने ये तो पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में से फूड जब पास होता है तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ले लेती है। अब वो कैसे लेती है? विली की मदद से लेती है, कि जब भी फूड पास होता है तो विली है ना, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है विली, वो
जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको जाने देती है। रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, यानी कि वो ब्लड वेसल्स से जॉइंट होती है, यानी कि जब विली न्यूट्रिएंट्स लेगी तो वो डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई कर लेगी न्यूट्रिएंट्स को। फिर आता है लास्ट लार्ज इंटेस्टाइन। वो क्या करता है, अब्जॉर्प्शन इन वाटर में हेल्प करता है, यानी कि वो खाने में से जितना हो सके उतना पानी अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद वो एनस में से वेस्ट मटेरियल जो भी है वो एनस में से रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अब जब हमने पूरा सारे पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लिया तो अब हम पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे एकदम डिटेल में 3D मॉडल के साथ। तो ये पहले तो यहाँ पे सब नाम दिए गए हैं, जैसे कि ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप, स्टमक, लीवर, पेंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन या लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे कॉलन कहते हैं, और रेक्टम। तो खाना एंटर कहाँ होता है, मुंह में से एंटर होता है। तो हम मुंह से शुरुआत करेंगे। मुंह में से खाना एंटर होता है और आपको तो पता ही है कि मुंह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलेवा सिक्रेट करते हैं, जिसमें एंजाइम होते हैं जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो खाना फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से होते हुए स्टमक में जाता है। ये हमारा स्टमक में जाने के बाद वहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन, जो आधा डाइजेशन कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्पिंचर मसल या फिर फाइलोरिक स्पिंचर से थोड़ा थोड़ा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कि ड्यूडेनम में पैंक्रियास और लीवर के सिक्रीशंस आते हैं। तो पीछे जो ये येलो कलर का दिख रहा है स्टमक के पीछे, वो हमारा पैंक्रियास, यहाँ पे लेबलिंग की गई है, तो वो हमारा पैंक्रियास। उसके बाद जो नीचे ग्रीन कलर का दिख रहा है लीवर के नीचे, वो है गॉल ब्लैडर, वहाँ से सिक्रेशंस आते हैं। मैंने आपको बोला था कि पैंक्रियास और लीवर में से सिक्रेशंस आते हैं, लेकिन गॉल ब्लैडर लीवर का ही एक पार्ट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि लीवर में से सिक्रेशंस आते हैं। उसके बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमते हैं, जिसमें विली होता है, यानी कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो खाना अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, खाने में से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद हमारा खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ये लार्ज इंटेस्टाइन साइड की जो जितने भी पार्ट हैं वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में से खाना घूमते घूमते लास्ट में एनस यानी कि रेक्टम, यहाँ से खाना रिमूव हो जाता है। खाना यानी कि जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पूरा न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो इसमें कोई भी डाउट होना नहीं चाहिए अभी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि है न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और हाँ, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो जिसको भी मिलेगा उसको बहुत ही हेल्प करेगा। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट पार्ट यानी कि रेस्पिरेशन वाला वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले मिले। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द रेस्पिरेशन वाला पार्ट डालूँ। तो